नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनोगा पढ़ रहे हैं। तो जेनोगा क्यों पढ़ रहे हैं? जेनोगा पढ़ने का हमारा एक ही मकसद है कि हम हमारा माइंड को समझेंगे और समझने का बाद ये दुख से हम फ्री हो सकेंगे कि दुनिया में जितने सारे दुख है उससे आज़ाद हो पाएंगे। उस दिन मुझे कोई बोल रहा था कि अगर दुनिया में दुख है तो फिर इसमें क्या करना है? दुख है तो इसमें हमारा क्या गलती है? लेकिन दुख है, ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन गलत बात ये है कि दुख से हम अटैच हैं। दुख से हमारा जो क्या है रिश्ता है, इससे हम फ्री होना है हमको। तो इसलिए हम जेनोगा पढ़ रहे हैं। तो जेनोगा का 3rd चैप्टर पर पहुंच के हम इसको आज हम पढ़ेंगे और ख़त्म भी करेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। आत्मा और शरीर का कोई संघर्ष नहीं होता है, सारा संघर्ष मन में होता है। जिसका आत्मा सोई है और जिसका शरीर संतुलन के बाहर है। एक विचारशील आदमी का दिमाग विचारहीन आदमी का दिमाग से किसी अनुपात में बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसका माइंड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और गौतम बुद्ध तो कम सोचते हैं तो उसका माइंड छोटा होगा। ऐसा नहीं है, सबका माइंड सेम होता है। ये कोई पढ़ाई नहीं है, ना ही अध्ययन है, ना ही तर्क है, ना ही विवेचना है, ना ये आत्ममिलन भी नहीं है। ये अचानक संत के साथ आँख से आँख, भगवान के साथ आत्मा से आत्मा, स्वर्ग के साथ शांति से शांति की अनुभूति को प्रस्तुत करता है। बाद में इस संभावना को पढ़ाई गए जब हम मन के भाग 2, 3 और भाग 4 और कोशिकी और आणविक तथा इलेक्ट्रॉनिक शरीर और उसके भव्य चेतना के आयाम के बारे में व्याख्या करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान के लिए हम इसमें क्या सीखें? क्या मस्तिष्क है? क्या मस्तिष्क और मन एक ही समानार्थक है? क्या वो अलग अलग है? यदि हाँ तो कैसे? तो माइंड है और उसका बाद ब्रेन है। क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग है? इसको आप ज़रा सोचिएगा। प्रथम 2 अध्याय में हम लोग ने देखा कि मन बार बार मुख्य विषय से भटकता है। ये भटकाव मन के अंदरूनी स्थिति के बारे में बताता है। जब एक दिमाग को संवेदनशील यंत्र से परीक्षण किया जाता है, देखा जाता है कि दिमाग या ग्रे मैटर उत्तेजना, कुछ सूक्ष्म कंपन किरणें उसमें आता। तो ये परीक्षण करके दिखा गया कि जब भी हमारा माइंड कोई भी सिचुएशन में होता है तो क्या होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ कंपन होता है जिसको हम थॉट बोलते हैं ना। कुछ ध्वनि का प्रहार, कुछ तीव्रता को दर्शाता है, जो कुछ आदमी का मन या आवेग का प्रभाव है जो इंद्रिय से मस्तिष्क तक पहुंचता है। ये प्रभाव अदृश्य है, अभी इसका अस्तित्व है और इसे संवेदनशील यंत्र से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसे सामान्य भाषा में विचार कहते हैं। मान लो मैंने कोई मूवी देख रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे साथ 5 लोग और देख रहे हैं। तो ये मूवी देख करके मेरा माइंड में क्या चल रहा है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, और पास वाला और कोई बैठ रहा है उसका माइंड में क्या चल रहा है, इसको आप नहीं देख सकते क्योंकि ये अदृश्य है। ये बस आपका माइंड में क्या चल रहा है ये आपको दिख सकता है, दूसरा माइंड में क्या चल रहा है वो आप नहीं देख सकते क्योंकि ये इनविजिबल है। इस तरह मनुष्य का मन अदृश्य है परंतु मस्तिष्क अदृश्य नहीं है। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क अदृश्य नहीं है, मस्तिष्क दिखता है यानी ब्रेन, इसको आप छू सकते हैं लेकिन मन को आप छू नहीं सकते। मन तो अभी यहाँ है, उसका बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा पता नहीं। तो उसको हम क्या करना है, उसको नियंत्रण करना हमको सीखना पड़ेगा। विचार भी अदृश्य है, विचार एक समूह बनाकर आदमी का मन को निर्माण करता है। ग्रे मैटर के 4 भाग होते हैं, वो चारों भाग विशेष गुण के लिए अलग अलग होते हैं। इसके आनुवंशिक गुण के कारण प्रत्येक मन एक आकर्षण या
वैकेशन या दूसरे मन के प्रति उदासीनता पैदा करता है। आकर्षण क्या है पता है आपको? ये माइंड के अंदर होता है आकर्षण। ये क्या है? दोस्ती, प्रेम, सेक्स, अपनापन, साहस, आशा, भक्ति, भाव और सावधानी को बढ़ाव देता है। इसको आकर्षण बोलते हैं, अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन नहीं होता है तब दोस्ती कैसे हो सकता है? मेरा फ्रेंड मुझे अच्छा लगना चाहिए, तभी मैं उसका साथ समय बिता पाऊंगा, तभी वो मेरा फ्रेंड बन पाएगा। तो सेक्स भी इस तरह भी है, आकर्षण। तो उसका बाद आता है विकर्षण। क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, अकड़पन, क्रूरता, संदेह या विश्वास और सेक्स में बलात्कार को बढ़वा देता है। तो क्रोध कब आता है? जैसे कि आपको उसका बात अच्छा नहीं लगता है, आपको उससे रिपल्सन है, तो इसलिए आप उसको गुस्सा दिखाएंगे। तो ये विकर्षण का ही रूप है ना। उसका बाद आता है उदासीनता, यानी अज्ञानता, भटकाव, डिप्रेशन तथा डे ड्रीमिंग को बढ़वा देता है। उदाहरण के लिए और एक है आकर्षण का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मौन मन और स्वामी मन के बीच समूह, कैंपस, संयुक्त राष्ट्र, धर्म, दार्शनिक, वैज्ञानिक या सामाजिक समूह के बीच हो सकता है। जब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनता है ना, बड़ा बड़ा कंपनी बनता है, तो कैसे बनता है? बहुत सारे लोगों का सपोर्ट से बनता है ना। ये अट्रैक्शन को मतलब सारे लोग का एक ही एम है कि कैसे ये कंपनी बढ़ जाएगा। सबका ये एम है, इसलिए कंपनी अच्छे से बढ़ रहा है। ये आकर्षण है। और उसके बाद विकर्षण। ये एक मन और दूसरे मन के बीच हो सकता है, जो गलतफहमी, क्राइम और गलतफहमी से उत्पन्न की गई प्रवृत्ति को बढ़वा देता है, जो युद्ध, हिंसा और विनाश में बदल सकता है, क्योंकि विकर्षण में ग्रे मैटर में दुखद प्रतिक्रिया होते हैं। तो विकर्षण आपको समझ में आ गया? ये कैसे होता है कि एक और दूसरे के बीच में गलतफहमी की वजह से ये होता है। जैसे कि आपका अगर कोई फ्रेंड आकर के आपको बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा जो ये फना फ्रेंड है ना, वो आपके बारे में ये बुरा बात बोल रहा था, तो उसका बाद आपका क्या होगा? आप उसको रिपल्सन शुरू हो जाएगा। आप उसका साथ आप बात ही नहीं करेंगे ना, बात करना ही छोड़ देंगे। फिर उदासीनता क्या होता है? उदासीनता दो मन के बीच में होता है, जिसमें एक मन ना ही आकर्षण ना ही विकर्षण महसूस करता है, बस उदास रहता है। वो किसका साथ ना मिलता है ना किससे वो हेट करता है, बस अकेला रहता है। इसमें मन बीमार और उनके मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। प्राय उदासीन मन प्रत्येक दूसरे मन से विकर्षित हो जाता है। हम इसमें पागलपन की लक्षण देख पाते हैं। ऐसे लोग को हम मानसिक दुखी आत्मा कह सकते हैं। तो मनुष्य का मन कैसा है? कपड़े के जैसा होता है, जिसके धागे और धरियां विचार है, जिसमें कपड़ा बुने जाते हैं। भावना इसे कपड़ा को रंग देता है। तो दोहराव और आदत कपड़े को ताकत और टिकाऊपन देती है। अंदरूनी स्थिति का गुण या संग्रहित गुण इसे स्थूलता या सुंदरता देती है। ग्रे मैटर या मस्तिष्क जब इस कपड़े का आकार देती है, जो अपने जैसा चरित्र बनाता है। पसंद और नापसंद कपड़ों की फैशन को बताता है। तो ये जो हमारा माइंड है, इसको आप बोल सकते हैं ऐसे, ये कपड़ा है। और कपड़े का जो धागे है, ये क्या है? ढेर सारा थॉट, एक धागे, एक थॉट, ढेर सारा थॉट मिला करके एक पूरी की पूरी माइंड बनता है। जैसे कि एक धागे मिल करके एक कपड़ा बनता है। तो जो कपड़े का जो कलर होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि जो सफ़ेद कलर है वो बहुत अच्छा कलर है, और जो ब्लैक कलर है वो बहुत बुरा कलर है, ऐसा सपोज मान लेते हैं। तो मान लो आज आपका एक एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब मिल गया और 1 लाख आपका सैलरी हो गया, आपका मन एकदम खुश हो गया। तो ये कपड़े का रंग क्या हो गया? सफ़ेद हो गया। सब
कपड़े का रंग सफ़ेद हो गया मतलब माइंड एकदम खुशी हो गया। फिर दूसरी तरफ मान लो आप जॉब के अंदर है, आपको घर में कॉल आ गया कि घर के कोई आदमी को हार्ट अटैक आया है। उसका बाद जो माइंड के रूप जो बदलेगा उसको हम बोल सकते हैं कि ये ब्लैक कलर है, यानी क्या है, माइंड एकदम दुखी हो गया। यदि लगातार प्रतिदिन जो अध्याय 2 में दिया गया है उसे अध्ययन करें, सही उपाय के लिए उचित कदम उठाते हुए तो हमारी भावना और विचार की गुणवत्ता परिष्कृत जरूर हो जाएगी। हमारी पसंद और नापसंद परिवर्तित हो जाएगी। मतलब संसार की चीज़ों का एक पुनर्मूल्यांकन जो पुराने विचार से ऊंचे स्तर तथा चरित्र की ऊंची गुण पाने में योग्य होंगे। तो जैसे आपको पता है ना, एक कॉलेज में सिलेक्शन होने के लिए आप योग्य तभी हो सकते हैं जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हायर सेंटर से आपको कुछ रियलिटी मिलता है, जो इंसाइट मिलता है, वो तभी मिल पाएगा जब आप इसमें योग्य हो। अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं है तो इसमें इंट्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। हमने देखा कि मन अदृश्य है, क्या इसे देखने योग्य बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तब देख सकते हैं ना। जैसे एक समय में मेरा अंदर बहुत सारा थॉट आता था, एक भी थॉट नहीं दिखता था, मैं क्या गुस्सा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जेनोगा मुझे डायरेक्शन दिया कि मैं देख पाया कि मेरा अंदर अभी क्या चल रहा है। मैं गुस्से के अंदर, जैसे आज सुबह एक फ़ोन आया कि जी आप फ़ोन पे यूज करते हैं, मैंने बोला हाँ। उसने मुझे क्या भेजा और उसने बोला कि आप 2500 रुपया आपको मिलेगा अभी। लेकिन बाद में पता चला कि ये फ्रॉड है। तो जब ये पैसे के मामला आया तो मेरा माइंड थोड़ा क्या हो गया था, खुशी हो गया था। और जब खुशी हुआ मैं उसे पकड़ा उस समय कि क्यों खुशी हो रहे हो। मैं देख पाया क्यों, क्योंकि जेनोगा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कोई बात नहीं, हमने देखा कि मन गया। यदि हम अपने मन को देख कर समझ नहीं सकते तो दूसरे की मन को समझने और देखने में कितना कठिनाई होती होगी। इसलिए गलतफहमियां उत्पन्न होती है। इस बाधा का फल है प्राचीन संत दोनों मन पढ़ लेते थे और समझ लेते थे। ये बहुत अच्छा लाइन है, मैं जब पढ़ा था मुझे एकदम छू गया था माइंड को। ये बात है कि दुनिया में इतना परेशानियाँ क्यों है, विकर्षण क्यों है, यानी गलतफहमियाँ क्यों है। एक आदमी दूसरों को समझ नहीं पाता है, क्यों नहीं समझ पाता है? इसका सिर्फ एक ही है कि उसका माइंड के अंदर क्या चल रहा है आप नहीं देख पाते हैं। आपको बस लग रहा है मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए। उसका माइंड में क्या चल रहा है आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए वो आदमी आपसे परेशान है और आप उससे परेशान है। तो इसमें क्या आप करेंगे? जब तक आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है आप इसको नहीं देख सकते तो दूसरों को आप कैसे देख पाएंगे? वो तो उसका माइंड है, उसका अंदर क्या चल रहा है आपको कैसे दिखेगा, जबकि आपको खुद का माइंड भी नहीं दिखता है। तो ग्रे मैटर की सभी प्रतिक्रिया मन से प्राप्त होते हैं। एक प्रभाव कैसे दर्ज होता है शरीर में, हमारी ज्ञानेंद्रिय इसे कहती हैं। ये ज्ञानेंद्रिय ही माध्यम है जो कोडेड आवेग प्राप्त करते हैं और दर्ज करते हैं। वे डिकोडेड विचार को भी प्राप्त करते हैं जो मस्तिष्क से भेजा जाता है। ये परिवर्तन यानी कोडेड आवेग को प्राप्त करना और डिकोडेड विचार वापस भेजना मस्तिष्क और शारीरिक संरचना के मदद से होता है। इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये कैसे होता है, क्या अंदर कोडेड इम्पल्स जाता है, क्या डिकोडेड होकर के बाहर आता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग मस्तिष्क के एक साथ मन का संयोजन से होता है। प्रत्येक मनुष्य बहुत सारे विचार पैटर्न के बने होते हैं और प्रत्येक दिन ये बढ़ता ही जाता है। प्रत्येक दिन ये पैटर्न को दोहराता रहता है।
वह बचपन से ही पिता, शिक्षक, विद्यालय, कॉलेज, दोस्त और सामान्य अनुभव से इकट्ठा करता है। मुख्य बात ये है कि कोई अनुशासन नहीं बना पाता है। ये पैटर्न की परीक्षण करने के लिए कोई मेहनत नहीं करता। नियमित संग्रहित पैटर्न को खेल के अलावा कोई स्वतंत्र विचार नहीं करता है जिसे सुधारात्मक विधि कर सकता है। मन के भटकाव को परीक्षण नहीं किया जाता है और अनदेखा कर जीते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि बहुत आप एक 40 साल आदमी को देखेंगे, वो क्या उसका पास बहुत बड़ा ईगो होगा कि मेरा पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल से मैं जी रहा हूँ, 40 साल से मैं बहुत सारा इकट्ठा कर लिया हूँ मेरे माइंड के अंदर पैटर्न। कौन से पैटर्न? कि बहुत सारा पढ़ाई लिखाई, बहुत सारा बातचीत, बहुत सारा इंसिडेंट, ये सब मेरा अंदर है। तो ये जो पैटर्न हम इकट्ठा करके ईगो फील करते हैं, क्या ये फ़ायदामंद होने वाला है? जब आदमी कुछ पैटर्न इकट्ठा कर लेता है तो उसका बाद उसको लगता है मैं बहुत कुछ कर लिया, तो फिर उसी पैटर्न को रिपीट टेलीकास्ट करता है। पता है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है? उसको रिपीट करता रहता है आदमी, पूछता है सबको जिसके पास नॉलेज है। दूसरी तरफ अधिकांश लोग संग्रह पैटर्न के साथ खेलते हैं और जीते हैं। पूरी ज़िंदगी भटकते रहते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने की कोई प्रयत्न भी नहीं करते हैं। वे शायद इसके प्रति सजग भी नहीं होते हैं। एक आदमी दूसरे भटकाव के तुलना में ज़्यादा हावी भटकाव के आधार पर काम करता है और अपने को स्पष्ट समझाता है। लेकिन एक आदमी जो कुछ करता है उसे उसी क्षण एक प्रश्न पूछना चाहिए, जीवन और जन्म का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ? मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? क्या मैं जिस लिए पैदा हुआ हूँ मैं वो कर रहा हूँ कि कुछ और कर रहा हूँ? और क्या मैं शीघ्रता से इसके नज़दीक जा रहा हूँ? यदि जवाब ईमानदार नहीं है तो जो भी करेंगे वो एक भटकाव ही होगी। तो भटकाव क्या है? ड्रिफ्ट क्या है? हमारा पर्पज से भटकना। एक्चुअली हम क्यों आए थे? अरे भाई क्या कर रहे हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो हमको हमारा पर्पज से नज़दीक लेता है? हमारा एक ही पर्पज था, वो क्या है? कि दुख से फ्री हो करके रियलिटी जानना कि क्या मैं ये बॉडी हूँ कि ये बॉडी के अलावा कुछ और हूँ। ये बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी, उसका बाद क्या मैं ख़त्म, या फिर मेरा भी कुछ औकात है? तो गंभीर चिंतन के लिए एक विचार लें और भटकाव को लिखें कि सभी चीज़ जो मैं पढ़ा हूँ वो बचपना है, मुझे और जानना है। क्या आपको नहीं लग रहा है मैं जो कुछ भी जानता था वो सब कुछ भी नहीं था? मुझे तो लगा कि अभी मुझे कुछ नया मिल रहा है और उसे लपेट लेना अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।